नमस्कार। नाथ संवाद एक आशीर्वाद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। गुरु डॉक्टर रागिनी मक्कर जी का नाथ संवाद एक आशीर्वाद कॉन्सेप्ट गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के गुरुजन उनसे चर्चा होगी, उनके शिष्यों द्वारा प्रस्तुति देखने को मिलेगी एवं नादयोग गुरुकुल की छात्राएं अपनी प्रस्तुति देंगी। तो आइए बिना किसी देर के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। आज के संवाद में गुरु शर्मिला शर्मा जी से चर्चा करेंगी खुशी सिंह, जो कि गत 9 वर्षों से गुरु डॉक्टर रागिनी मक्कर जी से कथक की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अपनी गुरु के साथ उन्होंने कई मंचों में प्रस्तुति दी, जिसमें से प्रमुख हैं इंडियन टेलीविज़न अवार्ड्स और मालवा उत्सव। इसके अलावा अखिल लोक कला कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन थाईलैंड में ग्रुप एवं डुएट कैटेगरी में लगातार 2 वर्षों तक विजेता रहीं। उन्होंने तांडव सीज़न 3 में भी विजय प्राप्त करी तथा चक्रधर समारोह में प्रस्तुति दी। आइए इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम गुरु शर्मिला शर्मा जी से चर्चा द्वारा करेंगे। गुरु शर्मिला शर्मा जी ने 3 वर्ष की उम्र में अपनी कथक की यात्रा आरंभ करी। उनकी प्रथम गुरु उनकी माताजी तारा शर्मा जी रहीं। उन्होंने गुरु पंडित बिरजू महाराज जी से लखनऊ घराने की शिक्षा प्राप्त करी। जयपुर घराने की शिक्षा उन्होंने राजेंद्र गंगानी जी से प्राप्त करी। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। प्रणाम चरण स्पर्श गुरु। आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज ठीक से? हाँ जी। अच्छा, जियो। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, बताइए। गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत सब नागयोग परिवार को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं गुरु डॉक्टर रागिनी मक्कर मैम की शिष्य खुशी सिंह आज आपके सामने। मैं जानती हूँ आपको अच्छी तरह। नाथ संवाद एक आशीर्वाद जो एक गुरु पूर्णिमा महोत्सव का एक हिस्सा है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद ताई आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद ऑल्सो मेरी तरफ से भी इनवाइट करने के लिए, क्योंकि नागयोग मेरा अपना खुद का परिवार है। जी ताई, आपकी ख्याति देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। कई सारे लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके नृत्य को भी कई सारे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पे सिखाते हैं, तो कई सारे लोग बहुत सारी चीजें आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव में और नादयोग के रिप्रेजेंटेटिव में मैं आपके समक्ष आज आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहती हूँ। ये मेरे गुरुओं की कृपा है कि मैं थोड़ा बहुत जो भी आता है करती हूँ और लोग शायद उसको पसंद भी करते हैं। कभी मैंने सोचा नहीं कोई पसंद करे ना करे, वो कोई बात नहीं, मगर जो गुरुओं से मैंने शिक्षा ली है उसको उसी मेहनत से जब मैं सीखना शुरू करा था अभी तक मैं उसी मेहनत से आगे अपने बच्चों को जो भी लेना चाहते हैं सभी को मैं जो मेरे गुरु से मुझे दान मिला है वो मैं आगे हमेशा देती हूँ। आप प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न ताई, हम लोगों को स्पेशली नादयोग के स्टूडेंट्स को आपसे कुछ सवाल था कि जब आप नादयोग पहली बार आए थे, जब आप मैम से मिले थे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आपने सबसे पहले सोचा नादयोग आकर? नादयोग जब मैं आई थी, जिस दिन मैं पहुंची हूँ, तो मैंने देखा रागिनी खुद कॉस्ट्यूम में मुझे लेने आई। मुझे उनका प्रोग्राम था, मुझे सब पता था कि प्रोग्राम है, तो मैंने कहा चलो कोई भी लेने आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब रागिनी को देखा मैं कॉस्ट्यूम में, एकदम मेरे दिल को छू गई वो बात, क्योंकि वो प्रोग्राम आई थिंक बीच में आधा छोड़ के वो भागी थी मुझे पिकअप करने के लिए, और पूरी कॉस्ट्यूम सजी धजी, बस घुंघरू नहीं थे, आते ही प्रणाम किया। तो मैंने कहा छोड़ो प्रणाम, गले लग जाओ मेरे। तो इतना वार्म फीलिंग हुआ रागिनी के आने से, और ऐसा नहीं लगा कि मैं रागिनी को जानती नहीं हूँ। शायद हम लोगों के कुछ पिछले जन्म का कुछ अच्छे कर्म थे, तो इस जन्म में दोबारा मिले रागिनी से। और तो शुरुआत मेरी यहाँ से हुई, और जैसे ही मैंने कदम रखा नागयोग में,
तो और एक तो जैसे मेरे आरती उतार कर आप लोगों ने मुझे अंदर आने के लिए इनवाइट किया। तो वो मैं बहुत जब छोटी थी, जब ये सब देखती थी मैं, उसके बाद शायद धीरे-धीरे हम लोगों के हिंदुस्तान में थोड़ा कम होने लगा है। मैं ये नहीं कहूँगी खत्म होने लगा है, कम होने लगा है। तो वो सब देख के मुझे ऐसा लगा कि किसी मंदिर में मैं जा रही हूँ, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा रही हूँ। और उसके बाद जब सब बच्चों से मिली, रागिनी, उनके बच्चे, सारे बच्चे जितने भी थे, तो ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार नाग्योर आई हूँ। जी ताई, तो आपको भी लगा होगा ये कि एकदम से मैं तो आके बस किचन में जाना यहाँ वहां, और रागिनी ने मुझे होटल में रखा था। तो जैसे क्लास खत्म हुई, मैंने कहा रागिनी अगर आप माइंड नहीं करो तो मैं घर में ही रुक जाऊं क्या, क्योंकि रागिनी के साथ मैं मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना चाहती थी। होटल तो मैं सभी जगह रुकती हूँ, तो ऐसा मेरा मन नहीं माना। उन्होंने बुक कर दी थी होटल। मैंने कहा नहीं, अगर करिए नहीं आपको कंफर्टेबल नहीं होगा, मैंने कहा बस एक बेड दे देना, मैं कहीं भी सो जाऊंगी। तो वो उन्होंने पूरा अच्छी तरह से जो सारा इंतजाम किया था, क्योंकि मैं चाहती थी जो 2-3 दिन में थी तो मैक्सिमम टाइम उसी वातावरण में रहूं। मैं बिल्कुल कट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ विदेश में आके मैं बहुत मिस करती हूँ ये सब चीजें। और नाग योग को देख के मुझे लगा कि ये, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे लगा कि एक मंदिर में आ गई हूँ और मैं अपने घर में आई हूँ। कभी ऐसा, और रागिनी को सिर्फ फेसबुक से हम लोगों का कनेक्शन था, इतना कभी मिले नहीं थे हम, मगर वो पहले कनेक्शन में ऐसा हो गया हम लोगों का कि अभी तक काफी साल हो गए अभी तो मुझे आते हुए, अभी तक ऐसा कुछ भी हो वो मुझे मैसेज भेजती है, मैं भेजती हूँ, कितने भी बिजी हो दोनों ही, तो भी अपना कनेक्शन हम लोगों का कभी टूटा नहीं है। जैसे मैं आऊं सिखाने नहीं आऊं, तो वो कनेक्शन वैसा ही बना हुआ है उनके साथ। और बच्चों के साथ भी जब मैं देखती हूँ तो रागिनी को बताती हूँ बहुत सुंदर कर रहे हैं बच्चे, ये अच्छा कर रहे हैं। वो मुझे वीडियो भेजती रहती है, दीदी आप देखिए ये करा हमने, आपको कैसा लगा। तो वो उनका प्यार है और आप सब लोगों का बहुत प्यार है, और मुझे बहुत प्यार मिला है आप सब लोगों से। तो मैं कह रही हूँ अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं दोबारा से, जब ये कोविड थोड़ा खत्म हो तो। बहुत मिस करती हूँ मैं नागियों को। जी ताई, जैसे ही सब ठीक हो आप आइएगा यहाँ पे। जरूर जरूर, पक्का। और हम लोग भी नादयोग में ऐसे कोशिश करते हैं, जो इंडिया की नींव है गुरु शिष्य परंपरा, उसको ही बना के रखें, क्योंकि अधिकतर जगह हम देखते हैं सब अब खत्म होते जा रहा है। मैंने शुरू में मैंने यही बात बोली थी, मैं एक मंदिर में आई थी। मंदिर मतलब मेरे लिए नृत्य का मंदिर है, तो वो तो मुझे है पता ही है, नहीं तो मैं इतना जुड़ती नहीं रागिनी से कभी भी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन सब लोगों को ये जानना था कि आप इंटरनेशनली सिखाती हैं पेरिस में, और वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, और आजकल इंडिया में भी वेस्टर्न कल्चर की तरफ लोग और बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को वो सब देखना ज्यादा पसंद आता है। तो आप वहाँ पे भी अपने इंडियन कल्चर की जो नींव है वो आप उसको कैसे वहाँ पे संभाल के रखते हैं, जो बहुत मुश्किल रहता होगा? यहाँ पे मैं कहूँ तो मैं बहुत लकी रही हूँ कि मैं फ्रांस में आई हूँ, क्योंकि फ्रांस एक बहुत कल्चर्ड सिटी है, चाहे से स्कल्पचर हो, चाहे से डांस हो, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक हो, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो अगर मैं उल्टा सीधा मिक्स करने लगूँ तो लोग नहीं कर, तो बहुत समझदार लोग हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि विदेश में आ गए तो ज्यादातर सब लोग सोचते हैं विदेश में तो मैं अकेली हूँ। यहाँ पे अभी 28 साल हो गए, मेरे से पहले कथक किसी ने नहीं करा। महाराज जी बहुत साल पहले यहाँ पे आए थे, तो कभी कभी शो करके चले जाते थे, मगर सिखाना मैंने 93 में सिखाना यहाँ पे शुरू करा, और 2 स्टूडेंट के साथ शुरू करा था मैंने। और अब भगवान की दया से पूरा यूरोप कवर है, यूएस से भी सीखते हैं मुझसे स्टूडेंट, कुछ इंडिया से भी सीखते हैं। तो जितना गुरुओं से ले रही हूँ मैं आगे देती हूँ। और जैसे आपने बोला वेस्टर्न कल्चर, यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री में होके वो ट्रेडिशनल काम मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा सीधा कुछ करो, कॉस्ट्यूम में पहन लूं, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत कल्चरल सिटी है पेरिस, तो उसमें अगर मैं उल्टी सीधी कॉस्ट्यूम पहन लूं तो वो कहते नहीं। पढ़े हुए बहुत हैं यहाँ पे लोग, इंडिया के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे फ्रेंच लोग संस्कृत स्कॉलर भी हैं और सीखते हैं।
तो उस हिसाब से तो उल्टा सीधा तो कुछ कर नहीं सकते। और वैसे भी मेरे गुरुओं से जो मुझे मिला है, मैं कभी भी बेईमानी भी नहीं करूंगी और उल्टा सीधा कभी किसी को नहीं सिखाऊंगी मैं, क्योंकि फिर मैं अपने गुरु से बेईमानी कर रही हूँ। और आज भी वही है, जो जो कुछ मैं करती हूँ वो करवा लेते मेरे गुरु लोग, मैं तो एक माध्यम हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे जैसे वेस्टर्न कल्चर तो है, इन लोगों का अपना है। अगर मैं कहूँ कि मैं कथक कंटेम्पररी डांस करती हूँ, तो कहते हैं आपने कंटेम्पररी सीखा स्कूल में जाके कि बस वैसे ही कर लेती हूँ? मैं करती नहीं हूँ, मैं सिर्फ कथक करती हूँ। और कथक करती हूँ और उसके बाद जैसे कुछ म्यूजिक हुए, फ्लेमेंको के हुए, तो उसमें बहुत हम लोगों के पैर का काम बहुत मिलता जुलता है। जैसे चक्कर लेके पोज लगाना, वो फ्लेमेंको में भी होता है, ओरिएंटल म्यूजिक में भी होता है। अभी मैंने 2 सप्ताह पहले यहाँ के वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिशियन 150 म्यूजिशियन के साथ मैंने डांस किया था, और बिना रिहर्सल के किया। जस्ट मुझे म्यूजिक भेज दिया गया था, ओपन में शो था किसी बहुत बड़ी जगह फेस्टिवल में। तो जो उनका मेन जो ऑर्केस्ट्रा का, वेस्टर्न क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा का जो डायरेक्टर थे, बाद में आके वो तो ऐसे खड़े हो गए मेरे सामने। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं आप तो बहुत बड़े हैं। कह रहे नहीं नहीं, आपके काम को सलाम कर रहा हूं मैं। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, मगर कोई मिला के उल्टा सीधा काम नहीं होता है। यहाँ पे बॉलीवुड भी बहुत होता है। कई लोगों ने कहा कि आप बॉलीवुड नहीं जानते। मैंने कहा किसी भी इंडियन लड़की लड़के से मत पूछना, बॉलीवुड नहीं जानते। बहुत नाचे शादियों में टेलीविजन के सामने, तो बॉलीवुड हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। क्लासिकल सीखने के लिए पूरी एक मुझे ये लगता है कि एक लाइफ, एक जिंदगी बहुत नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे जो भी मैं करती हूँ वो जो मेरे गुरुओं ने दिया है मुझे, और अपना जो मेरी समझ में मुझे कथक आया है वो करवा के मैं अपना पूरा ट्रेडिशनल ही सिखाती हूँ यहाँ पे। और मेरे स्टूडेंट विदेशी हैं सारे, मुझे नाम से भी बुलाते हैं। कई लोग गुरुजी भी बोलते हैं, जो ज्यादा समझने लगे, जो काफी सालों से मेरे पास हैं, वो गुरुजी तक आ जाते हैं। फिर मैं वैसे बुलवाती नहीं हूँ। मैंने कहा गुरु तो वो है, मैं तो अभी भी शिष्या हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ मैं अभी। तो अभी भी तक मेरे स्टूडेंट, जब मैं बैठी होंगी किसी चेयर पे या कुछ, तो वो कभी भी एक चेयर लाके मेरे पास नहीं बैठते। विदेशी लोग हैं सारे, वो हमेशा नीचे बैठेंगे। और मेरी क्लास में विदाउट स्लीव्स कोई अलाउ नहीं है स्टूडेंट को। और कोई भी गुरु आके जब सिखाते हैं तो सब लोग दुपट्टे के साथ, घुंघरू के बिना क्लास नहीं होती। कई जगह होता है कि चलो विदाउट स्लीव्स, गर्मी है वैसे ही पहन लिया। मैं क्लास नहीं करने देती और उनको समझा के बोलती हूँ, कोई डांटती नहीं हूँ मैं। तो इस हिसाब से मैं अपना इंडियन कल्चरल भी आगे बता रही हूँ उनको, और जो गुरुओं से लिया है वो आगे दे रही हूँ। जैसे आपने कहा कि आपने 2 स्टूडेंट से शुरुआत की थी, आपने गुरु महाराज जी से और गुरु राजेंद्र गंगानी जी से भी आपने शिक्षा ली थी। तो हमारे सब लोगों का यही क्वेरीज था और क्वेश्चंस थे कि आपकी अगर आप जर्नी शेयर करना चाहें तो। जरूर। तो मेरी शुरुआत हुई थी मंच पे। मैं जब पहली बार गई थी तो मैं 6 महीने की थी, और क्योंकि मेरी माँ खुद एक बहुत अच्छी डांसर है, तो वो मुझे कृष्ण बना के 6 महीने में ही ले गई थी मुझे स्टेज पे। और उसके बाद फिर जब मैं 3 साल की थी तो मुंबई में एक कंपटीशन हो रहा था, तो 1000 बच्चों में से मैंने पहला प्राइज जीता उसमें। तो पहला मंच प्रवेश भी कह सकती हूँ मैं, तो वहीं से शुरुआत हुई मेरी। और जैसे ही मैं नाच रही थी तो नाचते नाचते मैं फोक कर रही थी, मैं राजस्थानी फोक डांस, क्योंकि 3 साल की उम्र में तो कथक की तत्काल आती थी मुझे, बाकी चक्कर वक्कर आते थे और कोई खास नहीं। तो करते करते मैं जैसे ही घूमने लगी तो उन लोगों ने पर्दा बंद कर दिया कि बच्ची छोटी है, गिर जाएगी। तो मैं तो रोने लगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा था मेरी माँ अपना कार्यक्रम जब भी खत्म करती थी तो नमस्कार करके फिर ही निकलती थी वो स्टेज से, मंच से, नहीं तो नहीं जाती थी। वो जाती ऐसे ही थी। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैंने नमस्कार नहीं करा तो मेरा तो आइटम खत्म ही नहीं हुआ है, कैसे जाऊंगा। तो फिर मम्मी ने कहा नहीं, ये लड़की नहीं जाएगी, आप पर्दा खोलिए, फिर ये दोबारा से करेगी उसका लास्ट पार्ट, तो यहीं से जाएगी। तो म्यूजिशियन देखने लगे कहाँ से करना है, तो मेरे पापा गाने पे थे, तो मैंने गा के बताया यहाँ से शुरू करो, तो बस लास्ट पार्ट करेंगे हम 3 साल की उम्र में। तो ये करके गई, और फिर उसके बाद मैंने अपना पहला प्राइज भी जीता। उसके साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चलती थी, चल रही थी। तो मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो अगर डांसर नहीं होती तो डॉक्टर बनती मैं।
हार्ट स्पेशलिस्ट। तो उसके बाद जो मेरे पहले गुरुजी हैं पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी, उनके पापा पंडित कुंदनलाल गंगानी जी, तो वो मम्मी को सिखाते थे। वो जयपुर, हम लोग जयपुर रहते थे तो आके सिखाते थे। तो छोटे में मैं गुरुजी के, बड़े गुरुजी के पीछे खड़ी होके जो भी सिखाते थे तो मैं ट्राई करती थी अपने छोटे छोटे हाथ पैरों से और पिकअप करती थी। तो देखते कहते ये लड़की देखना एक दिन बड़ी होके बहुत बड़ी कथक डांसर बनेगी ये। उस टाइम उन्होंने देख लिया था और मैं 3.5 साल की थी, उससे बड़ी नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको तू जब ये थोड़ी बड़ी हो जाए ना तो मुझे दे देना, ये मैं इसको सिखाऊंगा। तो उसके बाद वो गुरुजी भी आते रहे, चले गए, फिर पढ़ाई में मैं थोड़ी बिजी हो गई। तो हम लोग जब दिल्ली शिफ्ट किए तो मम्मी गई मिलने, मम्मी भाई भी बोलती थी, भैया बोलती थी उनको, और मम्मी के गुरु भी थे वो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ छोटी कहाँ है तेरी, तो मम्मी ने कहा ये रही। तो मुझसे पूछते हैं बड़े गुरुजी तू मुझसे सीखोगी? मैंने कहा नहीं, पहले देखूंगी आप कैसा सिखाते हो, फिर मैं डिसाइड करूंगी आपसे सीखूंगी कि नहीं, मुझे अच्छा लगना चाहिए जो आप सिखाएंगे। मम्मी कहती क्या बदतमीज, जैसे बड़े गुरु से बोलती। मैंने कह रहा नहीं लड़की सही बोल रही है, पहले उसको देखने दो। तो उनकी क्लास देखी तो मैंने कहा हाँ आपसे सीखूंगी, आप बहुत अच्छा सिखाते। उस टाइम तक कथक का थोड़ा तत्कार वत्कार, टुकड़े उकड़े थोड़ा बहुत आता था मुझे। तो मेरा कथक केंद्र में उन्होंने एडमिशन, मेरा उसी दिन उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। एंट्रेंस एग्जाम चल रहे थे उस टाइम। तो उन्होंने एडमिशन करवाया, कह रहे हैं कल 2-3 दिन बाद कल तेरा इंटरव्यू है, तू आ जाना। तो मैं गई इंटरव्यू के लिए। तो उस दिन उनको हार्ट अटैक हुआ था बड़े गुरुजी को, तो वो नहीं आ पाए। तो मम्मी ने कहा पता नहीं भैया काम फंसा के चले गए हमें। तो उसके बाद महाराज जी, रेवा विद्यार्थी, महाराज जी, रेवा दीदी, मुन्ना लाल शुक्ला जी, सब बड़े बड़े गुरु सब लोग बैठे, कथक केंद्र के डायरेक्टर। तो मैंने जाके, उन्होंने कहा कि अच्छा क्या आता है? मैंने कहा राजस्थानी फोक बहुत अच्छा कर लेती हूँ मैं। तो कहते हैं अच्छा चलो दिखाओ। क्योंकि मुझे मतलब बड़े गुरुओं से डर नहीं लगता था, बचपन से ही कलाकार, सब कलाकारों के साथ रही मैं। तो ऐसा नहीं था कि नहीं, मैंने कहा था जो जो सीखा है मैं दिखाऊंगी। तो कहते हैं अच्छा दिखाओ। तो वो कहते हैं अच्छा आप खुद गाओगे? मैंने कहा नहीं मम्मी है, मम्मी को फंसा लिया अंदर। मम्मी कहते हैं कहा महाराज जी और सबके सामने तुमने फंसा दिया, भैया तो आए नहीं आज। तो ऐसे करके दिखा दिया। फिर कहते हैं क्या आता है? तो मैंने कहा तत्कार आती है अच्छे से, टुकड़े उकड़े आते हैं। कहते हैं ठेके पे? मैंने कहा हाँ कर देती हूँ। जब तक मतलब कथक बिल्कुल रेगुलर सीखना शुरू नहीं करा था, कभी समर कैंप में, कभी थोड़ा बहुत ऐसे करके। तो कहते हैं अच्छा ठीक है आपका एडमिशन हो गया है। और उसके बाद जब कथक केंद्र शुरू हुआ 16 जुलाई को 94 में मैंने ज्वाइन किया था। तो उसी दिन बड़े गुरुजी दूसरी दुनिया में चले गए थे। तो मैं उनसे नहीं सीख पाई, मगर उन्होंने पहले ही बोल दिए थे कि मैं बच्चों को नहीं लेता हूँ। तो मेरे गुरुजी उस टाइम सिखाना शुरू करे थे, राजेंद्र गंगानी जी। कहते नाम उसका होगा, सिखाऊंगा मैं तुझे। तो वो तो चले गए, मगर मुझे बहुत अच्छी जगह छोड़ के गए हैं। गए थे। तो फिर उसके बाद गुरुजी से सीखा, सब कुछ बहुत अच्छा सीखा गुरुजी के साथ। मगर मुझे ऐसा कुछ महसूस होता था कि जो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छा है, सब बहुत तारीफ करते हैं। दिल्ली में सारे कंपटीशन फर्स्ट प्राइज लेके आती थी मैं, और शो भी करने लगी थी बहुत छोटे में। 14 साल की उम्र में मैं प्रोफेशनल बन गई थी, क्योंकि बचपन से ही शुरू करा। तो उसके बाद फिर मुझे लगता था कुछ मिस हो रहा है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ ये नहीं करना। कथक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सिखाते हैं मेरे गुरुजी, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है। मगर मुझे अंदर से फील होता था कि नहीं, मैं कुछ और ढूंढ रही थी। तो एक दिन मैंने महाराज जी को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देख लिया, उससे पहले नहीं देखा था। तो मैंने कहा सीखना है तो ये सीखना है, नहीं तो नहीं करना। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कहती है नहीं अपने गुरुजी के पास जाओ, जो वो बोलेंगे, अगर उन्होंने हाँ बोला तो तुम जाना, नहीं बोला तो गुरुजी के पास सीखो, नहीं तो बंद कर दो सीखना, बिना ऐसे नहीं जाना। और महाराज जी के साथ उनके एक टेलीविजन में एकता की आवाज करके उन्होंने सब अपनी हिंदुस्तान की सारी भाषाओं के लिए उन्होंने करा था, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कुछ। तो कश्मीरी मुझे लिया था गुरुजी के वहां से, कि वो लड़की कश्मीरी लगती है तो उसको कश्मीरी लेके करो। तो मैं कर चुकी थी महाराज जी के वहां, और घर आना जाना था, हम लोग बिल्कुल पास रहते थे। तो जब तक कभी नहीं सोचा था इनसे सीखूंगी मैं। तो वो देख के फिर मैंने अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी ने सर पे हाथ रख के बोला तू जा, मैं यहाँ हूँ, जब तेरा मन करे तू आ जाना, मैं यहाँ हूँ, तो कोई वो नहीं है। तो गुरुजी का भी इतना बड़ापन था कि उन्होंने मुझे रोका नहीं। उन्होंने कह सकते थे कि नहीं किसी और के पास क्या सीखना, तो उन्होंने कहा नहीं, गुरु वही होते हैं जो स्टूडेंट को खुले आकाश में
उड़ने देते हैं। जब स्टूडेंट इस लायक बन जाए तो, जब तक नहीं बने गुरु रोक के रखे तो अच्छी बात है। फिर महाराज जी के पास गई तो महाराज जी ने कहा ठीक है मैं तुझे सिखाऊंगा तो सही, मगर तू तो जयपुर घराना करती है, लखनऊ तो तुझे पता नहीं, और मैं स्टूडेंट जो 8-10 साल लखनऊ सीख चुके हैं उनको सिखाता हूँ। और महाराज जी को मैं बहुत लकी रही हूँ, मैं उनको बाबू बोलती हूँ, मैं महाराज जी नहीं बोलती, क्योंकि घर आना जाना था तो बाबू बोलती हूँ उनको। तो कह रहे हैं अच्छा तुझे अच्छा देखता हूँ। तो मैंने कहा मेरा आज पेपर साइन करिए एडमिशन का, नहीं तो मैं छोड़ रही हूँ डांस और मैं बाहर बैठ के हड़ताल करूंगी। मेरा जबरदस्ती वाला मामला महाराज जी के साथ। हंसने लगे, कह रहे अच्छा मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैंने कहा आपने बोला जरूर करूंगी मैं। तो बस ऐसे महाराज जी से शुरुआत हुई और समय इतना जल्दी निकल गया उनके साथ अभी तक। तो अब मैं सिर्फ लखनऊ घराना ही करती हूँ, जयपुर घराना में करती हूँ। जब मेरे गुरुजी मेरे साथ परफॉर्म करते हैं, उनका बहुत बड़प्पन है कि वो मेरे साथ परफॉर्म करते हैं जब विदेश आते हैं तो उनके मैं तो कहाँ खड़ी हो सकती हूँ अपने गुरु के साथ। तो ऐसे करके महाराज जी के साथ अभी भी चल ही रहा है। कुछ नहीं समझ आता तो जाके, और अभी भी मैं जाती हूँ तो उनको दिखाती हूँ मैं ये सिखा रही हूँ, फिर वो बताते नहीं इसको ऐसे करके करो। मैंने कहा ठीक भी सिखा रही हूँ, कह रहे नहीं तू कर रही है जो मैंने दिया था उसको आगे बढ़ा रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। तो ऐसे करते करते तो जर्नी तो अभी रोज जब मैं एक परफॉर्म करती हूँ या सिखाती हूँ तो मुझे लगता है कि आज ही मेरी जर्नी शुरू हुई है कथक के लिए। ये नहीं लगता कि बहुत सालों से मेरी चल रही है जर्नी। कुछ नई चीज हो जाए, किसी को स्टूडेंट को पसंद आ गया कि ये अच्छा हुआ है, उन लोगों ने अच्छा नाच लिया, तो मुझे लगता है कि हाँ अब शुरू हुई है मेरी जर्नी। तो रोज मेरी एक नई जर्नी शुरू होती है। अगला सवाल था कि आपने नेशनल स्तर पे भी सीखा हुआ है, बचपन आपका यहीं से था इंडिया में, और फिर आपने पेरिस में, फ्रांस में, बहुत सारी जगह आप अभी पूरा यूरोप कवर करते हैं सिखाने में। तो आपको कोई ऐसा डिफरेंस दिखा हो जो नेशनल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में कोई डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज? बहुत डिफरेंस है बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि नेशनल अपने इंडियन स्टूडेंट को सिखाने के लिए इजी ये रहता है कि मुझे ये नहीं समझाना पड़ता सीता कौन थी, घूंघट कैसे लेना है, राम कौन था, और ये सब जरूरत नहीं होती। अच्छा किसी बच्चे को इतना पता नहीं हो डिटेल में, अगर ज्यादा स्टोरी बहुत डिटेल में जा रही है तो समझाना पड़ता है। हिंदुस्तान में भी अपने वैसे तो सभी को पता है राम कौन था, सीता कौन थी, कृष्ण फ्लूट कैसे होती है, कृष्ण की घड़ा कैसे पकड़ा जाता है। ऑफ कोर्स आजकल के बच्चों ने कभी घड़ा नहीं उठाया है मटकी सर पे, मगर पता तो है कि लोग कैसे उठाते हैं उसको। यहाँ पे कृष्ण, अच्छा कृष्ण है तो वो फ्लूट क्यों बजाते हैं, वो भी पूरा समझाना पड़ेगा। कृष्ण है वो जैसे अगर मैं करूँ कालिया दमन बताया तो कहते हैं अच्छा सांप के सर पे कैसे नाच सकते हैं, सांप तो बहुत छोटा होता है। वो पूरी कहानी सुनानी पड़ती है उनको, डिटेल में पूरा जाके काम करना, और सबको मतलब थोड़ी थोड़ी जैसे कहते हैं ना हमारे वहाँ बाल की खाल निकाल के सिखाना पड़ता है विदेशी स्टूडेंट को। और अच्छा भी लगता है मुझे सिखाने में, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी ने खासकर वो छोटी छोटी डिटेल को बहुत अभी तक तो उनसे जो भी सीखा हुआ है वो सारी एक, अगर आप सांस के साथ भी नहीं जाओगे ना तो वो कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है मूवमेंट, तुम्हारा हाथ जा रहा है, तुम्हारा सांस नहीं चल रहा ठीक से। तो ऐसे करके सिखाने में मुझे आदत थी वैसे सिखाने की ऑलरेडी आने से पहले, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सीखने के लिए तो मेहनती, खासकर मैं फ्रेंच स्टूडेंट के लिए कहूंगी कि एक बार वो लग जाते हैं ना तो फिर ये नहीं देखते कि उनके पैर में दर्द है, उनको बुखार है, उनको मेरे ज्यादातर स्टूडेंट जो भी आते हैं वो सब पूरा दिन काम करते हैं, 5:30 बजे खत्म करके 6 बजे क्लास में आते हैं और 9 बजे से शुरू करते हैं। तो कभी कोई कंप्लेन नहीं होता कि हम थक गए हैं। बाकी यहाँ लाइफ बहुत फास्ट है, मेट्रो में जाना, ये करना वो करना, सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। तो ये जो लगन है तो अपने हिंदुस्तान के बच्चों को भी अगर करवाएं तो लगते हैं, तो जब वो भी नहीं छूटते कि गुरु जब तक खड़ा है तो हमें भी खड़ा होना ही है। तो ये सिमिलरिटी है मुझे लगता है। और डिफरेंस जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक चीज को पहले समझाना होता है। इवन जैसे अगर मैं अर्धनारीश्वर पंचाक्षरा, तो उसको मैं क्या करती हूँ, उनको पूरा लिखवाती हूँ वर्ड बाय वर्ड और उसका मीनिंग बताती हूँ वर्ड बाय वर्ड, फिर उसको बताती हूँ कि पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ। तो ये सब काम हमें अपने
नेशनल स्टूडेंट्स के साथ इतनी करने की जरूरत नहीं होती है हम लोगों को। तो ये बड़ा डिफरेंट है दोनों में, और सिमिलरिटी है थोड़ी। ताई, आपने अपना डांस को आप बचपन से कर रहे हैं, दो महीने के थे आप तब आप स्टेज पे भी थे? 6 महीने से। और मम्मी जब प्रेग्नेंट थी मुझसे तो उन्होंने 3-4 दिन पहले ही बंद किया था डांस करना, जब तक उन्होंने करा था। शायद यही वजह है कि मैं भी नाचती हूँ। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था ताई कि आप कर तो बचपन से रहे थे और आपने शुरुआत भी आपकी 3 साल में आपने स्टेज परफॉर्मेंस भी जीता, 1000 स्टूडेंट्स में से आपने रैंक भी पाया था। तो उसमें आपने ऐसा क्या सोचा कि मुझे यही डांस ही एज अ करियर चाहिए? मतलब बहुत सारी अभी स्ट्रीम्स रहती हैं, ऑप्शंस रहते हैं, उन सब में से एक डांस ही आपने एक करियर चूज किया और बाकी नहीं, तो उसके पीछे की सोच क्या थी आपकी? मेरा मानना ये है कि मैंने डांस को चूज नहीं करा है, डांस ने मुझे चूज करा है। कथक ने मुझे चूज किया है कि ये शायद ये आगे कुछ कर सकती है। तो मैं ये सोचती हूँ हमेशा। और कभी भी, जैसे मैं आपको बताई थी, मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, अपने पूरे स्कूल में फर्स्ट आती थी, कभी सेकंड नहीं आई हूँ मैं। और मेरा होमवर्क खत्म होता था स्कूल में, जो पीरियड में 10-15 मिनट बचता था, मेरा होमवर्क वहीं खत्म होता था कि घर जाके मम्मी सिखा रही होंगी कुछ तो मुझे खड़े होना है, सीखना है। मम्मी बाद में प्रोग्राम में जाएगी तो मुझे जाना है। मैं भी जाती थी, सो जाती थी प्रोग्राम में, फिर दूसरे दिन स्कूल। तो पढ़ाई में भी बहुत तेज थी मैं। उसके बाद डॉक्टर भी थी, तो मेरे पापा हंसते थे, कहते हैं डॉक्टर होगी, कभी म्यूजिक चलने लगा, कुछ ऑपरेशन करने लगी, वहीं नाचने लग जाएगी। तो जैसे मैं बता रही हूँ, कथक ने मुझे चूज किया है, मैंने कथक को नहीं चूज किया। और मुझे लगता है अभी इतने सालों से मैं कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं शायद और कुछ नहीं कर पाती। मतलब पूरा तन मन धन से जो करना चाहती हूँ, वो सिर्फ मेरा धन तो नहीं, तन मन से जो मेरी लगन है वो और किसी काम में नहीं हो सकती मेरी। और मुश्किलें भी बहुत आती हैं कई बार, मगर कभी मुझे नहीं लगता कि मैंने ये चूज क्यों किया। हमेशा ये लगता है नहीं, आज मुसीबत है, कल कल ठीक हो जाएगी। क्योंकि यहाँ विदेश में आके मैं भाषा तक नहीं जानती थी। जब मैं यहाँ आई थी इंग्लिश बोलती थी, और यहाँ फ्रेंच के अलावा कुछ नहीं बोलते। तो धीरे धीरे करके सीखा, समझाया, खुद ने समझा कि यहाँ का कल्चर क्या है। तो यही है जर्नी मेरी कि डांस के अलावा मुझे नहीं लगता मैं और कुछ कर पाऊंगी। जैसे बीमार हो, कुछ भी हो। मेरे 2 बार मेरी फसली में क्रैक आ गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था, बहुत बड़ा शो था। गुरुजी आए थे उस टाइम, तो गुरुजी कहते नहीं पागल, टूट जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, नाचना तो है। वो महाराज जी बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं महाराज जी, ये मरती भी हो ना, तो अगर बोल दो कि आज प्रोग्राम है तो खड़ी होके करके आ जाएगी। तो बस वो शायद भगवान और गुरुओं की इतनी कृपा है कि मेरी जर्नी अब चल रही है और आगे भी चलेगी ऑफ कोर्स। तो इस हिसाब से मैंने डांस को नहीं चूज किया, डांस ने मुझे चूज किया, और मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। बहुत बड़ी बात है ताई, क्योंकि आजकल जो लोग चूज करते हैं अपनी स्ट्रीम, वो फाइनेंशियल पर्पस को देख के चूज करते हैं, ये नहीं देखते कि मतलब मन क्या चाह रहा है, हम लोग की एक आत्मा, सोल क्या चाह रही है। हाँ, जैसे आपने फाइनेंशियल की बताया, यहाँ पे अगर आपको स्टूडेंट पे कर रहे हैं तो आपको जान लगा के काम, कहीं भी मैं सोचती हूँ अगर मैं हिंदुस्तान में भी होती तो मैं यही काम करती। और ये पैसे की बात नहीं होती, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट नहीं दे पा रहा है तो भी मैं सिखाती हूँ, बाद में दे देते। यहाँ वाले तो खैर प्रॉब्लम नहीं होती उनको। तो सिर्फ इसको मतलब मैं कमर्शियल नहीं है मेरा, ऑफ कोर्स मैं इसी से कमाती हूँ। ये नहीं कहूंगी कि मैं कमर्शियल नहीं हूँ, क्योंकि मैं फिर झूठ बोल रही हूँ आपसे। तो ये कमाने का मेरा जरिया यही है, मगर ये नहीं है कि पैसा जितना खींच सको खींच लो लोगों से। ईमानदारी से काम करते हैं तो सब मिलता है फिर, मगर और पेशेंस बहुत होने चाहिए इस काम के लिए। एक जो मेन चीज होती है, जो नींव होती है, वो आर्टिस्ट बनने के लिए अधिकतर आर्टिस्ट के मन में यही सवाल रहता है कि एक चीज डेवलप करना हमें बहुत जरूरी है जब हम हमारी जर्नी शुरू कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है जो ऐसी एक चीज हर आर्टिस्ट में होनी चाहिए, अगर उसे एक कोई सी भी स्ट्रीम हो, डांस, म्यूजिक, उसमें एक ऐसी चीज क्या है जो बहुत जरूरी है? जरूरी है मनोबल बहुत मजबूत होना चाहिए।
आर्टिस्ट बनने के लिए, क्योंकि आपको फेलियर ज्यादा मिलता है, सक्सेस कम मिलता है। जितने भी फेलियर हुए हैं, मेरा भी होता है, मैं नहीं कहूंगी अभी तक नहीं होता है, कई चीजों में होता है फेलियर, फिर भी मैं कहती हूँ नहीं, मैं अपना रियाज करके करूंगी, कोई बात नहीं, और करती हूँ, आएगा भी। और धैर्य बहुत रखना चाहिए। ये आर्टिस्ट के लिए दो चीज जरूरी है कि एक बार फेलियर हुआ तो अपना आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत रखना चाहिए। कोई भी डांसर, म्यूजिशियन, कोई भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी मैं कह सकती हूँ ये बात, कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो कहेंगे कि नहीं ये तो अब करना ही नहीं, अब और कोई लाइन चलो, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मजबूत होके एक चीज पे लग जाएंगे, दृढ़ निश्चय करके एक चीज की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको मंजिल तो मिलेगी एक दिन। तो ये सब स्टूडेंटों के लिए बहुत ही जरूरी है कि ये मत सोचिए कि चलो इतने 10 साल हो गए सीखते हुए तो चलो स्टेज पे चलते हैं, ठीक है गुरु कह रहा है तो जाओ, नो प्रॉब्लम, मगर ये नहीं होना चाहिए कि सीखते टाइम इधर भाग रहे हैं कि आज इसको कांटेक्ट करें, एक प्रोग्राम करें आते हैं, चलो चलो आज ये कर लेते, थोड़ा पैसा कमा लेंगे यहाँ से। पैसे की जरूरत सभी को होती है। मैं सारे स्टूडेंट, यहाँ पे भी कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई ही करते हैं, उनके पास भी इतना नहीं है, तो भी बहुत पेशेंस से मैं सिखाती हूँ। और हिंदुस्तान में भी जितने अपने बच्चे हैं, कई लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए मुझे बिल्कुल अच्छी तरह पता है, रागिनी बहुत मदद करती है बच्चों की। मैंने सवाल किया कि क्या क्या आप करते हो, तो उन्होंने बताया दीदी देखिए ये करती हूँ मैं, तो मैंने कहा बहुत धर्म का काम कर रहे हो, कह रहे नहीं बच्चियों की किस्मत है, जिसकी जरूरत होती है तो ऊपर वाला मुझे देता है, मैं उनको देती हूँ। और यही बात मुझे आपके वहां इतनी अच्छी लगी कि एक परिवार है आपका, ऐसा नहीं है कि एक इंस्टीट्यूट है जिसमें आप पैसे दे रहे हैं और कमा रहे हैं और जो भी सीख रहे हैं कि रागिनी 1 घंटे आके सिखा के चली गई, ऐसा वाली चीज नहीं है। वो इन्वॉल्व है, तो जब तक आप उस मंजिल पे नहीं पहुंच जाएंगे, असली गुरु का यही होता है, जब तक आपको वो मंजिल तक नहीं ले जाएंगी वो रुकेगी नहीं। और बहुत मेहनत करती है वो लड़की, ये बात तो है। नाथ फाउंडेशन भी है हमारा, नाथ योग में मैम ने एक किया था नाथ फाउंडेशन करके, उसमें भी मैम ने 50+ स्टूडेंट्स को अडॉप्ट कर रखा है। मेरे से बात होती रहती है रागिनी की, ऐसा नहीं है, जो भी करती है कहती है आपके आशीर्वाद से देखिए अब ये किया मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगे रहो, भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है तो लोगों का भला करने के लिए भेजा है। बताया उन्होंने मुझे हर चीज की खबर है रागिनी की, ऐसा नहीं है कि मैं जब आती हूँ जब भी बात होती है उनसे, वो बात करती रहती है मुझसे। अगला प्रश्न है कोविड-19 से रिलेटेड था। कोविड-19 के लॉकडाउन में जो भी था वो पीरियड बहुत हार्श था, बहुत अनफॉरगेटेबल था। उसमें कई सारे लोग जॉबलेस थे, होमलेस भी थे, और कहीं ना कहीं हर इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ी। तो उसमें और आर्टिस्ट के लिए स्पेशली बहुत डिफिकल्ट था ये टाइम। तो इस टाइम में आपने अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव रखा, कैसे आपने आपको अपने बिजी रखा, और क्या इम्पैक्ट्स आपके ऊपर इस लॉकडाउन ने पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली लाए? कोविड-19 जब शुरू हुआ था, यहाँ से हमारा लॉकडाउन शुरू हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9th of March 1920 में लॉकडाउन शुरू हो गया, 9 मार्च से, ठीक है। उसके बाद 9 मार्च को जैसे ही शुरू हुआ, 3 दिन बाद मैंने 2 दिन बाद मैंने स्टूडेंट को मैसेज भेजा कि ऑनलाइन क्लास। कहते हैं गुरुजी आप तो अगेंस्ट हो ऑनलाइन क्लास के। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता कैसे करूंगी मैं ऑनलाइन क्लास, क्योंकि 3 महीने का लॉकडाउन हुआ था हमारा पहली बार यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नहीं चाहती थी कि मेरे स्टूडेंटों, बच्चों को, जो भी, मैं लॉकडाउन के बाद मेंटली डिस्टर्ब ना हो। और इस वजह से मैंने कहा चलो मैं शुरू करूंगी, और मुझे तो स्काइप तक का पता नहीं कैसे उसको यूज करना है, मेरी बिटिया नहीं थी, तो मैंने कुछ ना कुछ करके, स्टूडेंट भी घर नहीं आ सकते, अलाउ नहीं था किसी को आना, तो मैंने कुछ ना कुछ करके अपना लगा के, जो भी मैं किसी चीज को भी हाथ लगाती हूँ हो जाता है, कैसा होता है वो मुझे नहीं पता लगता, वो भी शायद मेरे महाराज जी का आशीर्वाद है, वो भी किसी चीज को छूते हैं तो वो चल जाता है टेक्निकली
थिंग। तो मैंने अपना उसको किया, ग्रुप बना, स्टूडेंट को सिखाना शुरू करा। मैं रखती थी 3 कंप्यूटर और 1 आईपैड, क्योंकि मैं चाहती थी सब अच्छे अच्छे दिखे, ऐसा नहीं छोटे छोटे दिखे। क्योंकि मेरी आदत है कि जैसे मैंने महाराज जी से सीखा, अपने गुरु जी से सीखा, अगर कुछ भी गड़बड़ करे कोई स्टूडेंट तो उसी टाइम उसको करेक्ट करवाती हूँ मैं। तो वो मेरे गुरुओं ने आदत दी है मुझे ये सिखाने की। तो जैसे ही मैं सिखाना शुरू करा तो वो उसमें भी मैं लॉकडाउन में उनको मार्च से अप्रैल में जून, मार्च और जून के बीच में 3 महीने में उनको 3 नई कोरियोग्राफी लॉकडाउन में करी मैंने। और ये एक नया सिखाने का तरीका मुझे भी आया। और मुझे उन लोगों के लिए बिल्कुल अपोजिट करना होता था। जैसे मैं अगर सीधे तरफ करते हैं तो मुझे पूरी कोरियोग्राफी को एकदम से उल्टी तरफ करना पड़ता था। और थोड़ा सा प्रॉब्लम था ये शुरू में, क्योंकि जब स्टूडेंट सामने होते हैं तो कोरियोग्राफी करने में इजी होता है, उसी टाइम क्रिएटिविटी होती है। जब स्टूडेंट सामने नहीं हो तो मुझे अपने आप मोटिवेट होकर खुद को करना पड़ता है कि स्टूडेंट है यहाँ पे। तो ऐसे करके सिखाना शुरू करा मैंने। फिर उसके बाद हमारे वहां तो बहुत लंबा चला था, जून तक ये हुआ, फिर जुलाई अगस्त में छुट्टियां हो जाती है यहाँ पे, सितंबर में हुआ, अक्टूबर में फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। कोविड की वजह से हमारे यहाँ बहुत खराब रहा था ये सब चीजें। तो ऐसे कर करके बहुत चीजें, और मैंने वर्कशॉप भी दिए हैं, कुछ इंटरनेशनली वर्कशॉप, जो पहले कभी नहीं दिया मैंने। फिर मैंने कहा एक चीज तो अच्छी है कि जो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ आके नहीं सीख सकते उनके लिए तो अच्छा है कि मैं ऑनलाइन कर सकूं। तो ऐसे करके बहुत ही चीजें, नई नई चीजें, और यहाँ तक कि हम लोगों ने, मेरे म्यूजिशियंस के साथ हम लोगों ने रेसल ऑनलाइन करी है, जो इम्पॉसिबल है, वो सब करके। और क्रिएटिविटी बहुत हुई है, बहुत नई नई चीजें सीखी है स्टूडेंटों ने। और हर मेरे छोटे बच्चे, जो मेरे छोटे वाले हैं, मेरी एक सबसे छोटी है वो 3 साल की है, वो पूरा वीक इंतजार करती थी कब क्लास होगी, क्योंकि सारी एक्टिविटी बंद हो गई थी, बच्चों की, बड़ों की, सबकी। तो ये, और जब मैं देखती थी अपने स्टूडेंटों को तो उनके चेहरे पे जो खुशी देखती थी, मैंने कहा अच्छा चलो मैं कुछ कर रही हूँ शायद इन लोगों के लिए। तो अच्छा लगता था देख के कि मैं यूजफुल हूँ किसी के लिए, तो इस मुश्किल की घड़ी में। और नेगेटिव तो मैंने कभी नहीं लिया लॉकडाउन में, क्योंकि मैं अपना खुद का काम बहुत कुछ किया है लॉकडाउन के टाइम में। नहीं तो भागदौड़ इतनी होती है कि कभी कुछ काम नहीं होता। एक नई चीज शुरू हो गई लॉकडाउन के टाइम में, मैं कुछ लिखने भी लगी हूँ आजकल, पहले नहीं करती थी। कुछ एक आध, ज्यादा टाइम ज्यादा नहीं लिखा है, एक दुर्गा स्तुति लिखी है, फिर कुछ गजल लिखी है। अपने आप ही क्रिएटिविटी अपने आप ही आने लगी उस टाइम में। और अपना रियाज तो मैं रोज करती हूँ, मगर अब ज्यादा करने लगी लॉकडाउन के टाइम में, क्योंकि ये नहीं था कि 2 घंटे करने, 3 घंटे करने, उसके बाद जाना है क्लास के लिए। तो ऐसा नहीं था, तो मैं अपनी मर्जी आती थी जब तक करती थी, योगा, अपना डांस, फिर बहुत कुछ चीजें हो गई। मैं गाना भी सीखा था पहले, क्लासिकल, थोड़ा बहुत वो भी शुरू हो गया था, अभी फिर बंद हो गया है दोबारा रियाज करना है उसका। तो मैंने तो उसको बहुत पॉजिटिव लिया। बस ये दुख होता था कि लोग इतने बीमार हैं, काफी जो जानने वाले थे, नहीं जानने वाले थे, बहुत लोग चले गए हैं इस दुनिया से। तो बस वो दुख हुआ था। बाकी मैंने अपने आप को बिल्कुल भी नेगेटिव होने नहीं दिया लॉकडाउन के टाइम में। और उसके बाद मेरी बहन हिंदुस्तान में ही है, तो उन्होंने पैसे कलेक्ट करके, जो कलाकार रोज कमाने वाले हैं उनके पास तो खाने तक कोई भी नहीं था, तो वो ढूंढ ढूंढ के उनके घर जा जाके, उसने, बहन ने, मेरी बड़ी बहन ने, उन्होंने ये सब काम किया है। तो मैंने भी थोड़ी बहुत जो हो सकता था करा। तो ऐसे करके मैं तो पॉजिटिव रही हूँ, और हिंदुस्तान के साथ बहुत कनेक्ट हो गई, क्योंकि बहुत इंटरव्यू, बहुत कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन चल रही थी मेरी। तो ये सब मैंने तो पॉजिटिव ही लिया है लॉकडाउन को। और बस ऑफ कोर्स बहुत लोग चले गए हैं, उसका दुख बहुत हुआ मुझे, अभी भी है दुख, क्योंकि अभी भी खत्म नहीं हुआ है ये। तो ऐसे ऐसे रही क्रिएटिविटी मेरी लॉकडाउन के टाइम में। एक लास्ट क्वेश्चन जो हम नाजो के स्टूडेंट स्पेशली आपसे पूछना चाह रहे थे, कि आप मैम को, हमारे गुरु को, जो हमारे आइडल भी हैं, उनको आप एक अच्छे शिष्य के रूप में कैसे देख पाते हैं? जब मैं रागिनी के पास पहली बार गई थी, तो एक तो उन्होंने इतना इंडियन गॉट टैलेंट, तो वो जीत के आई, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, मगर उसमें बिल्कुल नहीं देखा मैंने जो चीज। तो जैसे मेरे को तो जानती भी नहीं थी, मेरा काम भी देखा हुआ होगा थोड़ा बहुत, मतलब पर्सनली नहीं जानती थी।
तो जैसे वो आके एक जैसे आते ही मेरे पैर एयरपोर्ट पे छुए, कोई शर्म नहीं, सब लोग उनसे फोटो खिंचवा रहे हैं साथ में वहां खड़े होके, वो सब देख के तो मैंने कहा कि एक तो ये गुरु को बहुत मानती है, चाहे से गुरु अपना हो किसी और का हो, जो भी बड़ा हो उसको पैर छू के नमस्कार कर ही लेना चाहिए, ये हमारे कल्चर में है। मेरी माँ ने भी मुझे ये सिखाया है। कई बार ऐसे होते हैं फोक आर्टिस्ट होते हैं, मम्मी कहती पैर छू आशीर्वाद ले, ऐसा नहीं कि तू इतनी बड़ी हो गई तो पैर नहीं छुओ। मैंने कहा नहीं मम्मी ये तो कभी नहीं होगा, हमारे तो कल्चर में ही होता है जो बड़ा हो उससे आशीर्वाद लेना होता है। तो रागिनी को पहली बार जैसे ही मैंने देखा वो पैर मेरे छू रही, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हो? कह रहे नहीं आपकी कला को मैं नमस्कार कर रही हूँ और आपको मैं जानती हूँ। तो वो जो हम्बलनेस उसमें देखी तो मुझे लगा कि अरे वाह, अभी तक ये भी मेरी तरह अपने आप को शिष्य ही समझती है, जबकि इतना नाम है, इतना सिखा रही है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रही है। तो ये सब करके मेरे दिल को छू गई उनकी बात। और अच्छे शिष्य के बारे में क्यों मैं बताती हूँ कैसी हैं वो अच्छे शिष्य, क्योंकि अभी भी वो आपको सिखाती है ना, तो भी वो खुद भी नाचती हैं, खड़ी रहती है हमेशा, और वो आप लोगों को सारी एनर्जी रागिनी से मिलती है। ऐसे खड़ी होके करती हैं जैसे वो खुद शिष्य हैं अभी भी। जैसे मैंने कहा कि मैं तो शिष्य हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं कभी भी अपने नाम के आगे गुरु नहीं लगाती, मैं सिर्फ शर्मिला शर्मा ही लगाती हूँ, क्योंकि गुरु तो मेरे बैठे हुए, मैं कहाँ गुरु हूँ। अच्छे शिष्य बनके ही मुझे आगे बढ़ना है। गुरु तो वो बनते हैं जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी ही इसमें लगा दी है, और मुझे नहीं लगता मैं कभी गुरु होंगी। एक अच्छी शिष्य बन गई तो बहुत बड़ी बात है, और शायद मैं अपने रास्ते पे ठीक चल रही हूँ। तो वो रागिनी के लिए मैं ये बता रही थी कि अभी भी वो अपने आप को अपने एक शिष्य की तरह देखती है, क्योंकि इतनी एनर्जी उनमें है। सिखाते टाइम बच्चों के साथ थोड़ा सा ऐसे लगता है, खड़ी हो जाती है तो ऐसे, ऑफ कोर्स कोई नया आएगा क्लास में, जब तक रागिनी को नहीं जानता तो यही कहेंगे कि कोई सीनियर स्टूडेंट है। तो अपने आप को ऐसे तैयार करके रखा है। गुरु में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि महाराज जी या मेरे गुरु जी भी हम लोगों के साथ नाचते थे क्लास में, ऐसा नहीं है बैठे रहते थे वो। तो अभी तक भी गुरुजी भी, दोनों महाराज जी गुरुजी, अभी तो थोड़ी महाराज जी की उम्र हो गई, फिर भी वो खड़े होके बताते हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे सिखा रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं कहती हूँ वो रागिनी एक बहुत ही सच्ची और अच्छी शिष्या है अपने गुरु के लिए और आप लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स जो है आपकी आइडियल है, और बहुत अच्छी आइडियल है। कम ऐसा नहीं है कि, नहीं तो ज्यादातर होता है कि मेन डांसर होते हैं वो खुद अपने आप करते रहते हैं, वो पहले अपने बच्चों को आगे करती है कि चलो जाओ नाच के आओ, जाओ करके आओ। ये तो इस हिसाब से अच्छी गुरु भी है और एक अच्छी शिष्य भी है। यही सब सवाल थे ताई जो आपसे हम लोगों को सबको जानने की क्यूरियोसिटी थी। अभी एक रचना अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगी, जो मेरे गुरु ने मुझे दी थी, और उनको स्वर्गीय पंडित गोविंद भिलारे जी से मिली थी, और उनकी ही रचना है। 3 जी जरूर 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 सुनाइए। धिंदा दाद धिंदा तिन तिंता दाद धिंदा दाद धिंदा दाद धिंदा तिन तिंता दाद धिंदा धग धग तागे तिट किरदा किट दिकिटता आदि देव भूतेश्वर तकिटता प्रतिकिटता हर 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 महा तादि दिखेद्राम थे दुम किट नील कंठ मृत्युंजय धग 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 कर त्रिशूल डमरू धर भस्म अंग रुंड ओढ़े मृगचार डिमिक डमरू बाज जटा झूठ गंग सा नटवर नटराज शंभु शिव शंकर प्रलय हरिओम 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 हर 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 महादेव तागिर तक दरगिर तक दुंगर तक दता भगत दिगन नन नन धा प्रलयंकर हरिओम 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 हर 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 महादेव तागिर तक दरगिर तक दुंगर तक दता भगत दिगन नन नन धा प्रलयंकर हरिओम 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 हर 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 महादेव तागिर तक दरगिर तक दुंगर तक दता भगत दिगन नन नन धा नन धा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो। एक परन सुना देती हूँ, महाराज जी की है, क्योंकि अभी सोचना पड़ेगा मुझे, अभी कुछ बनाने में सोच के बनाना पड़ेगा फिर। तो एक मेरी बहुत ही प्रिय परन है धमार में।
ग धीट धीट धा आ ग तीन तीट ता आ धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट देता 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 कदे गदी की ने धा तिट धागी ने धान ने धा तान ने धा धान ने धा ता कदीट दीट धा गति तिट ता कदीट दीट धा गति न तिट ता कदीट दीट धा गति न तिट ता धा। तो ऐसे ही सुना दिया अभी, बाकी बहुत कुछ है बताने को। यकीनन ये रचना अपने आप में स्वयं में खूबसूरत होगी, पर आपके भावों ने और इसको अंदाज ने इसे और भी खूबसूरत बना दिया है। हाँ, इसको मैं दो तरह से लेती हूँ। एक तो शिव पार्वती में भी कर सकते हैं। तो जैसे धागे तिट वो तो सिंपल हो गया। फिर जैसे क धीट धीट धा क धीट धीट धा ग तीन तिट ता क धीट धीट धा ग तीन तिट ता क धीट धीट धा ग तीन तिट ता धा, पार्वती हो गया। फिर जब मैं शिव का करती हूँ तो उसमें चक्कर में क धीट धीट धा ग तीन तिट ता, उल्टा चक्कर ग धीट धीट धा ग तीन तिट ता क धीट धीट धा ग तीन तिट ता धा। तो है तो बहुत चीजें बताने की। अब एक अगर आपकी आज्ञा हो तो इसका आप समापन करते हैं। एक साखी थी जो आपको इस सम्मान में प्रस्तुत है नादियों गुरुकुल के सभी स्टूडेंट्स की तरफ से। जी जी। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नाही ठोर। वाह। अर्थात अगर गुरु रूठ जाए तो एक शिष्य को दुनिया में कहीं भी भ्रमण करने के बाद भी कोई जगह नहीं मिल पाएगी। भगवान भी उनके द्वार बंद कर देते हैं जब गुरु रूठ जाते हैं। तो वैसे गुरु बहुत सीधे होते हैं, कभी रूठते नहीं हैं, मगर शिष्य को भी ये बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसी गलती ना हो जाए कि गुरु को रूठना पड़े। गुरु एक जो होते हैं जिनमें सारे गुण होते हैं, और मेरे लिए गुरु अभी भी यहाँ रह के भी मेरे दोनों गुरुओं के फोटो मैं स्टूडियो में बैठी हूँ अपने घर में मेरे सामने रखे हैं। जब भी मैं रियाज करती हूँ तो मेरे दोनों गुरु मेरे सामने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं रियाज कर रही हूँ गुरु ने, मुझे कभी भी नहीं लगता कि मेरे गुरु मुझे नहीं देख रहे जब मैं नाच रही हूँ। तो हमेशा एक वो होता है कनेक्शन। और कई बार लोग कहते हैं कि आप कोरियोग्राफी बहुत अच्छी करती। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करती, महाराज जी करवा देते हैं। जैसे मैंने बोला लखनऊ घराना करती हूँ, जयपुर करती होती तो मैं कहती मेरे गुरु जी करवा देते हैं। मैंने कहा पता नहीं कैसे महाराज जी करवा देते हैं मुझसे, मैं कुछ नहीं करती। कई बार मैं कहती हूँ बाबू ये कैसे होता है, कहते तू मुझे बहुत मानती है और तेरा कनेक्शन है मेरे साथ। तो ऐसे करके गुरु कभी रूठते नहीं है, मगर शिष्य को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि कभी गलती से भी गुरु ना रूठ जाए। क्योंकि एक बार जब गुरु रूठ गए तो उस इंसान को इस दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, और मुझे नहीं लगता वो रह भी पाएगा उसके बाद, वहां भी जगह नहीं मिलेगी अगर गुरु रूठ गया तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, बधाई, और ऐसे ही काम करते रहो, सेवा करते रहो अपने गुरु की, और आगे चल के बहुत तरक्की करो, बहुत तरक्की करो, और ऐसे ही आगे बढ़ो सब। बस यही मेरी हृदय से इच्छा और आशीर्वाद है आप सबको। बस उम्मीद है कि आपसे अब जल्दी मुलाकात होगी, लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है। जरूर जरूर, बहुत आशीर्वाद आप सबको, ऐसे खुश रहिए और गुरु पूर्णिमा को बढ़ाते रहिए, ऐसे ही अपना काम आगे बढ़ाइए, बहुत रियाज करिए। और गुरु के प्रति तो खैर वहां पे मैंने देखा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चों में बहुत भक्ति है। और जो भी आते हैं वो जब बाहर से जो गुरु आते हैं उनके प्रति इतनी भक्ति होती है, तो मुझे दिखता है कि खुद के गुरु के प्रति कितनी भक्ति होगी आप सबकी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, और ऐसे ही बहुत लगन से काम करो। और मैं सब बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि कभी अगर एकदम से सक्सेस नहीं मिलता, हम लोग चल देते हैं एक रास्ते पे कि हमें पता नहीं है कि मंजिल है कि नहीं आगे। कला के इस रास्ते पे अगर ठान ली है
तो मंजिल तक पहुंचना ही है। फिर बीच में कभी भी नहीं भटकना चाहिए किसी स्टूडेंट को। जो भी गुरु दे रहा है उस गुरु पे आंख बंद करके विश्वास करके, आपके वहां है ये बात, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, दिखता है। रागिनी ने इतना अच्छा बना रखा है वो गुरुकुल को, ये उनकी ही तपस्या है। जो सारे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबके सब और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तो मैं बहुत कुछ देखना चाहती हूँ। रागिनी से बात होती है मेरी, मैंने बोला है रागिनी को कि बस ऐसे ही काम करो कि एक दिन आप लोगों का यूनिवर्सिटी बने खुद की। ये मेरी बहुत इच्छा है और होगी वो बात। यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं कि नॉर्मल जैसे यूनिवर्सिटी होती है, इतना बड़ा हो जाए नागयोद के सब चाहे वहां पे सीखना। तो बस यही इच्छा है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर आप सभी को बहुत बधाई और जल्दी मिलते हैं फिर। प्रणाम भाई। प्रणाम आप सभी को और आशीर्वाद। इस कार्यक्रम को गति देते हुए द्वितीय प्रस्तुति गौतम सिंह राज एवं खुशी सिंह की ओर से, आइए देखें। भुवन
अगली प्रस्तुति गुरु पंडिता शर्मिला शर्मा जी के शिष्यों द्वारा। आइए देखें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय एक नए संवाद एवं एक नई प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।